नमस्कार और द डीप ड्राइव में आपका स्वागत है। आज हम WPL 2026 सीजन से पहले टीमों की रिटेंशन रणनीतियों के सागर में गोता लगा रहे हैं। कौन अपनी नाव स्थिर रख रहा है और कौन कौन पूरी बाजी पलट देने को तैयार है। नमस्कार। हाँ, ये देखना वाकई दिलचस्प है। हमारे पास जो जानकारी है वो टीमों के फैसलों, किसे रखा किसे छोड़ा और उनके पर्स की स्थिति को उजागर करती है। तो आज का हमारा मकसद है इन रणनीतियों के पीछे की सोच को समझना और ये देखना कि आगामी नीलामी के लिए कौन सी टीम किस स्थिति में खड़ी है। बिल्कुल। कुछ टीमों ने मतलब स्थिरता को चुना है, जबकि कुछ ने लगभग पूरी तरह से काया पलट का रास्ता अपनाया है। ये विभाजन ही कहानी को दिलचस्प बनाता है ना। बिल्कुल। ये रिटेंशन लिस्ट सिर्फ खिलाड़ियों के नाम नहीं है, ये टीमों की सोच का आईना है। हर टीम ने अपनी जरूरत, अपनी पिछली परफॉर्मेंस और भविष्य की योजनाओं के हिसाब से फैसले लिए हैं। और जैसा आपने कहा, रणनीतियों में जमीन आसमान का फर्क है। हाँ, जो WPL नीलामी 2026 को शायद अब तक की सबसे अप्रत्याशित नीलामी बना सकता है। चलिए फिर शुरू करते हैं उन टीमों से जिन्होंने स्थिरता पर जोर दिया है। मुंबई इंडियंस विमेन सबसे पहले। उन्होंने अपने 5 स्लॉट भर दिए हैं। नैट सिवरब्रंट 3.5 करोड़, कप्तान हरमनप्रीत कौर 2.5 करोड़, हेले मैथ्यूज 1.75 करोड़, अमनजोत कौर 1 करोड़ और जी कामलिनी 0.5 करोड़। ये तो एक तरह से विनिंग कॉम्बिनेशन को बनाए रखने जैसा लगता है। हाँ, मुंबई का फॉर्मूला मतलब फंडा साफ है, जो चल रहा है उसे छेड़ो मत। सिवरब्रंट, हरमनप्रीत, मैथ्यूज ये तीनों अपने दम पर मैच जिता सकती हैं। बिल्कुल। अमनजोत कौर ने भी पिछले सीजन्स में अपनी उपयोगिता साबित की है। ये एक मजबूत अनुभवी कोर है। उन्होंने कोशिश की है कि विदेशी और भारतीय प्रतिभा का संतुलन सधे, लेकिन यहाँ एक पेच है। पेंच? वो क्या? पेंच है उनका पर्स। सिर्फ 5.75 करोड़ रुपए बचे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कोई RTM कार्ड नहीं है। कोई RTM नहीं? हाँ, इसका मतलब है कि नीलामी में उनके हाथ काफी बंधे होंगे। अगर उन्हें कोई खास खिलाड़ी चाहिए या कोई गैप भरना है तो उन्हें बहुत सीमित बजट में काम चलाना होगा। कोई भी महंगी बोली उनके पूरे प्लान को मतलब बिगाड़ सकती है। और जी कमलिनी का रिटेंशन जो अनकैप्ड है 50 लाख रुपए, क्या ये सिर्फ नियम पूरा करने के लिए था या इसमें कोई गहरी सोच है? क्योंकि पर्स तो पहले से ही तंग है। देखिए, नियम तो है कि 5 रिटेंशन पर एक अनकैप्ड भारतीय जरूरी है। तो हाँ, कमलिनी का रिटेंशन उस जरूरत को पूरा करता है, लेकिन सिर्फ नियम पूर्ति कहना शायद सही ना हो। अच्छा। टीमें अक्सर उन अनकैप्ड खिलाड़ियों को रिटेन करती हैं जिनमें उन्हें भविष्य की संभावना दिखती है या जो टीम के माहौल में फिट बैठते हैं। हो सकता है मुंबई मैनेजमेंट ने कमलिनी में कुछ खास देखा हो जिसे वे नीलामी में खोना नहीं चाहते थे। फिर भी ये सच है कि इस रिटेंशन ने उनके पर्स पर और दबाव डाला है। ये दिखाता है कि वे अपने चुने हुए खिलाड़ियों पर कितना भरोसा करते हैं, भले ही नीलामी में लचीलापन कम हो जाए। ठीक है, समझी। अब बात करते हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर विमेन मतलब RCB की। उन्होंने 4 खिलाड़ी रिटेन किए हैं। स्मृति मंधाना 3.5 करोड़ रुपए, ऋचा घोष 2.75 करोड़ रुपए, एलिस पेरी 2 करोड़ रुपए और श्रेयंका पाटिल 0.6 करोड़ रुपए। इन्होंने एक स्लॉट खाली छोड़ा है। क्या ये मुंबई से थोड़ी बेहतर स्थिति में है? हाँ, कुछ मायनों में जरूर। RCB ने भी अपने बड़े नामों को बनाए रखा है। मंधाना, पेरी, घोष, ये तिकड़ी किसी भी टीम की रीढ़ हो सकती है। हाँ, बिल्कुल। और श्रेयंका पाटिल को रिटेन करना, ये ना सिर्फ अनकैप्ड कोटे को पूरा करता है, बल्कि एक ऐसी खिलाड़ी में निवेश है जिसने पिछले सीजन में कमाल का प्रदर्शन किया था। 60 लाख रुपए में उन्हें रिटेन करना मेरे ख्याल से काफी स्मार्ट मूव है। और एक स्लॉट खाली छोड़ने का फायदा मतलब पर्स के लिहाज से? हाँ, तो इसका मतलब है कि उनके पास पर्स में 6.15 करोड़ रुपए हैं, जो मुंबई और दिल्ली से थोड़ा ज्यादा है। और उससे भी महत्वपूर्ण बात, उनके पास एक RTM कार्ड है। अच्छा, एक RTM है उनके पास? जी, ये RTM कार्ड नीलामी में उन्हें थोड़ी ज्यादा ताकत देता है। अगर उनका कोई छोड़ा हुआ खिलाड़ी जिसे वे वापस चाहते हैं नीलामी में जाता है, तो वो RTM का इस्तेमाल करके उसे वापस ला सकते हैं। ये उन्हें एक अतिरिक्त सुरक्षा कवच देता है। तो उनकी रणनीति थोड़ी संतुलित लगती है। कोर भी बनाए रखा और नीलामी के लिए थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी रखी है। लेकिन क्या सिर्फ एक RTM कार्ड काफी है? मान लीजिए उनके छोड़े हुए 2 खिलाड़ी नीलामी में हॉट प्रॉपर्टी बन जाते हैं, तब तो उन्हें किसी एक को चुनना पड़ेगा, है ना? ये बिल्कुल सही पॉइंट उठाया आपने। एक RTM कार्ड होने का मतलब ये नहीं कि आप हर पसंदीदा खिलाड़ी को वापस पालेंगे। उन्हें चुनना पड़ेगा कि कौन सा खिलाड़ी उनके लिए ज्यादा जरूरी है।
यहीं पर रणनीति और नीलामी के दौरान वो जो कहते हैं ना क्विक डिसीजन मेकिंग, वो काम आएगी। हाँ। आरसीबी की स्थिति मुंबई और दिल्ली से बेहतर जरूर है, लेकिन वो भी पूरी तरह से चिंता मुक्त नहीं हो सकते। उन्हें भी सोच समझकर ही खर्च करना होगा। अच्छा, अब आते हैं दिल्ली कैपिटल्स वुमेन पर। इन्होंने भी मुंबई की तरह पूरे 5 रिटेंशन किए। जेमिमा रोड्रिग्स और शिफाली वर्मा दोनों 2 करोड़ 2 लाख रुपए पर, एनाबेल सदरलैंड और मैरजान कैप ये भी 2 करोड़ 2 लाख रुपए, और निकी प्रसाद अनकैप्ड 0.5 करोड़ रुपए। यहाँ भी भारतीय और विदेशी सितारों का मिश्रण साफ दिख रहा है। शेफाली और जेमिमा पर फिर से भरोसा दिखाया गया है। हाँ, दिल्ली का टॉप ऑर्डर इन दोनों युवा भारतीय बल्लेबाजों पर काफी निर्भर करता है। देखिए, शेफाली की वो विस्फोटक शुरुआत और जेमिमा की कंसिस्टेंसी वो उनके लिए महत्वपूर्ण है। मैरजान कैप का अनुभव और ऑलराउंड क्षमता तो खैर इनवैल्यूएबल है। सही बात है। और एनाबेल सदरलैंड, जिन्हें उन्होंने पिछले सीजन में लिया था, टीम को संतुलन देती हैं। निकी प्रसाद का रिटेंशन, फिर वही बात, कमलिनी की तरह अनकैप्ड जरूरत पूरी करता है। लेकिन पर्स की कहानी यहाँ भी मुंबई जैसी है, सिर्फ 5.70 करोड़ और कोई आरटीएम कार्ड नहीं। क्या ये थोड़ा जोखिम भरा नहीं लगता? एक मजबूत प्लेइंग 11 शायद बन जाए, लेकिन बेंच स्ट्रेंथ या किसी इंजरी कवर के लिए क्या होगा? ये बिल्कुल वाजिब चिंता है। दिल्ली और मुंबई दोनों ने अपनी रणनीति में कोर को प्राथमिकता दी है, लेकिन इसके बदले में उन्होंने नीलामी का लचीरापन कहीं ना कहीं कुर्बान कर दिया है। कोई आरटीएम कार्ड ना होना उन्हें और भी ज्यादा, आप कह सकते हैं, वल्नरेबल बनाता है। हाँ। अगर नीलामी में उनके टारगेट खिलाड़ी महंगी बोली में बिक जाते हैं तो उनके पास प्लान बी के लिए ज्यादा विकल्प नहीं बचेंगे। ऐसा लगता है कि वो अपनी पहली पसंद की प्लेइंग 11 पर बहुत ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। ये रणनीति तब तक कामयाब है जब तक सब कुछ प्लान के मुताबिक चलता है, लेकिन क्रिकेट में ऐसा हमेशा होता नहीं है। सही है। उन्हें नीलामी में बहुत किफायती और सटीक खरीदारी करनी होगी। बिल्कुल पिन पॉइंटेड। चलिए अब रुख करते हैं उन टीमों की तरफ जिन्होंने पासा पलटने का फैसला किया है। गुजरात जायंट्स विमेन, इन्होंने सिर्फ 2 खिलाड़ियों को रिटेन किया है। एशले गार्डनर 3.5 करोड़ रुपए और कप्तान बेथ मूनी 2.5 करोड़ रुपए। दोनों ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज, लेकिन सिर्फ 2। ये काफी बोल्ड मूव है ना? बोल्ड से भी बढ़कर कहूंगा मैं तो। ये एक तरह से पिछले सीजन्स के प्रदर्शन पर एक स्टेटमेंट है। सिर्फ 2 विदेशी खिलाड़ियों को रखना और लगभग सभी भारतीय खिलाड़ियों को रिलीज कर देना, ये साफ दिखाता है कि वे अपने भारतीय कोर से खुश नहीं थे और उसे पूरी तरह से बदलना चाहते हैं। गार्डनर और मुनी विश्व स्तरीय खिलाड़ी हैं, उन्हें रिटेन करना समझ आता है, लेकिन बाकी पूरी टीम नीलामी से बनाना ये एक बड़ी चुनौती होगी। लेकिन चुनौती के साथ मौका भी तो है। उनके पास पर्स भी तो काफी बड़ा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, यही इस रणनीति का दूसरा पहलू है। उनके पास 9 करोड़ का पर्स है, जो काफी अच्छा है, और साथ में 3 आरटीएम कार्ड भी हैं। 3 आरटीएम, वाह। जी हाँ, ये उन्हें नीलामी में जबरदस्त फ्लेक्सिबिलिटी देता है। वे आक्रामक तरीके से अपने पसंदीदा भारतीय खिलाड़ियों पर बोली लगा सकते हैं और आरटीएम का इस्तेमाल करके कुछ पुराने खिलाड़ियों को वापस भी ला सकते हैं अगर चाहें तो। रणनीति साफ है, विदेशी फायर पावर बनाए रखो और नीलामी से एक नया मजबूत भारतीय दल तैयार करो। इसमें जोखिम क्या है फिर? सुनने में तो काफी अच्छा लग रहा है। जोखिम है तालमेल का, सिंकिंग का। जब आप लगभग पूरी नई टीम बनाते हैं तो खिलाड़ियों को एक दूसरे के साथ घुलने मिलने और एक यूनिट की तरह खेलने में समय लगता है। हाँ, ये तो है। खासकर भारतीय कोर, जो किसी भी टीम की नींव होता है, उसे नए सिरे से बनाना आसान नहीं होगा। अगर नीलामी में वे सही भारतीय खिलाड़ियों को नहीं चुन पाए या चुने हुए खिलाड़ी उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाए तो टीम का संतुलन बिगड़ सकता है। ये एक लॉन्ग टर्म प्लान जैसा लगता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में परिणाम तुरंत मिलेंगे या नहीं, ये देखना होगा। और अब आते हैं उस टीम पर जिसने सबको चौंका दिया, यूपी वॉरियर्स विमेन। सिर्फ एक खिलाड़ी रिटेन किया है, श्वेता सहरावत, 50 लाख रुपए, वो भी एक अनकैप्ड भारतीय। बाकी सब रिलीज। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने रीसेट बटन दबा दिया हो पूरी तरह से। रीसेट बटन कहना भी शायद कम होगा, ये तो लगभग एक फैक्ट्री रीसेट जैसा है। सिर्फ एक अनकैप्ड खिलाड़ी को रखना और सभी बड़े नामों, अनुभवी खिलाड़ियों, विदेशी सितारों को जाने देना, ये WPL इतिहास का शायद सबसे बड़ा गैम्बल है। सच में लगता है पिछले सीजन्स के प्रदर्शन से वे इतने नाखुश थे कि उन्होंने पूरी स्लेट ही साफ कर दी। जाहिर है उनके पास नीलामी के लिए खजाना होगा फिर। खजाना ही समझिए, 14.5 करोड़ का पर्स। 14.5 करोड़? हाँ, लीग में सबसे ज्यादा, और साथ में 4 आरटीएम कार्ड्स। 4 आरटीएम कार्ड्स भी टेबल पर सबसे ज्यादा ताकत हो गए।
वे लगभग अपनी मर्जी की टीम बना सकते हैं। वे बड़े नामों के पीछे जा सकते हैं, वे भविष्य के सितारों में निवेश कर सकते हैं, वे अपनी हर कमजोरी को दूर करने की कोशिश कर सकते हैं। मतलब पूरी छूट है उनके पास। लेकिन जैसा गुजरात के केस में था, यहाँ भी तो वही जोखिम है, तालमेल और अनुभव की कमी। बल्कि यहाँ तो जोखिम और भी ज्यादा लगता है मुझे, क्योंकि उन्होंने गार्डनर और मूनी जैसे स्थापित विदेशी सितारे भी नहीं रखे। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। जोखिम यहाँ बहुत बड़ा है। नीलामी में पैसा होना एक बात है, और उसे सही तरीके से खर्च करके एक संतुलित और प्रतिस्पर्धी टीम बनाना बिल्कुल दूसरी बात। बिल्कुल। उन्हें न सिर्फ अच्छे खिलाड़ी खरीदने होंगे, बल्कि उन्हें एक टीम के रूप में जल्दी से एकजुट भी करना होगा। कप्तानी कौन करेगा, टीम का कोर कौन बनेगा, ये सब बड़े सवाल होंगे। अगर उनकी नीलामी रणनीति सफल रही, अगर वे सही खिलाड़ियों को सही कीमत पर खरीद पाएं, तो वे छुपा रुस्तम साबित हो सकते हैं। एक ऐसी टीम जो सबको हैरान कर दे। हाँ, ये हो सकता है। लेकिन अगर वे चूके, तो ये सीजन उनके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। ये वाकई हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड का सबसे बड़ा उदाहरण है। यूपी वॉरियर्स ने तो जैसे पूरी दुकान ही खाली कर दी। अब देखना है कि वे नीलामी में शेल्फ कैसे भरते हैं। तो कुल मिलाकर हम देख रहे हैं कि टीमों ने दो बिल्कुल अलग रास्ते चुने हैं। एक तरफ मुंबई, आरसीबी, दिल्ली हैं, जो अपने आजमाए हुए कोर पर भरोसा कर रहे हैं, थोड़ी बहुत फाइन ट्यूनिंग के साथ। हाँ, दूसरी तरफ गुजरात और खासकर यूपी वॉरियर्स हैं, जो लगभग नए सिरे से शुरुआत कर रहे हैं। हाँ, ये रणनीतिक विभाजन बहुत स्पष्ट है, और यही आगामी नीलामी को इतना रोमांचक बना रहा है। स्थिरता चुनने वाली टीमों जैसे मुंबई, दिल्ली, आरसीबी, इनके सामने चुनौती है अपने सीमित पर्स और कम लचीलेपन के साथ सही गैप्स को भरना। उन्हें हर रुपए का हिसाब रखना होगा। बिल्कुल। वहीं कायापलट करने वाली टीमों गुजरात और यूपी, इनके पास पैसा और विकल्प तो हैं, लेकिन उन पर एक पूरी प्रतिस्पर्धी टीम खड़ी करने का भारी दबाव है। ज्यादा पैसा हमेशा बेहतर परिणाम की गारंटी नहीं होता, खासकर नीलामी जैसी अप्रत्याशित प्रक्रिया में। एक और दिलचस्प बात जो उभर कर आई है वो है भारतीय प्रतिभा पर फोकस। चाहे वो रिटेन किए गए अनकैप्ड खिलाड़ी हों, कमलिनी, श्रेयंका, निकी, श्वेता, या गुजरात और यूपी का भारतीय कोर को रिलीज करके नीलामी में नए सिरे से बनाने का फैसला। लगता है टीमें समझ रही हैं कि सिर्फ विदेशी स्टार्स से काम नहीं चलेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। बिल्कुल, डब्ल्यूपीएल के प्लेइंग 11 में ज्यादा भारतीय खिलाड़ी होते हैं, इसलिए एक मजबूत और गहरा भारतीय दल बनाना बेहद जरूरी है। विदेशी खिलाड़ी एक्स फैक्टर ला सकते हैं, लेकिन मैच अक्सर भारतीय कोर के प्रदर्शन से जीते या हारे जाते हैं। सही कहा। गुजरात और यूपी का इतने सारे भारतीय खिलाड़ियों को रिलीज करना ये भी दिखाता है कि वो नीलामी में टॉप भारतीय टैलेंट के लिए बड़ी बोली लगाने को तैयार हैं। इससे नीलामी में भारतीय खिलाड़ियों की मांग और कीमत भाव दोनों बढ़ सकता है। आरटीएम कार्ड्स की भूमिका भी इस बार काफी अहम लग रही है। गुजरात के पास 3, यूपी के पास 4, आरसीबी के पास 1, जबकि मुंबई और दिल्ली के पास 1 भी नहीं। ये नीलामी की रणनीति को कैसे प्रभावित करेगा? आरटीएम कार्ड्स नीलामी में एक अतिरिक्त रणनीतिक परत जोड़ते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक खिलाड़ी को वापस पाने का मौका नहीं है, बल्कि ये दूसरी टीमों की योजनाओं को बिगाड़ने का भी एक तरीका हो सकता है। अच्छा। हाँ, जिन टीमों के पास आरटीएम कार्ड्स हैं, खासकर गुजरात और यूपी, वे ज्यादा आत्मविश्वास से बोली लगा सकती हैं, ये जानते हुए कि अगर वे किसी खिलाड़ी को सीधी बोली में नहीं जीत पाते तो उनके पास आरटीएम का विकल्प है। वहीं जिन टीमों के पास आरटीएम नहीं है, जैसे मुंबई और दिल्ली, उन्हें अपने टारगेट खिलाड़ियों के लिए शायद ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है। हाँ, क्योंकि दूसरी टीमों को पता होगा कि इनके पास आरटीएम नहीं है। एग्जैक्टली, दूसरी टीमें जानती हैं कि उनके पास कोई सुरक्षा जाल नहीं है। ये नीलामी को एक दिमागी खेल बना देता है, जहां आपको ना सिर्फ अपनी चाल चलनी है, बल्कि ये भी अनुमान लगाना है कि दूसरी टीम क्या सोच रही है और उनके आरटीएम का डर कितना वास्तविक है। तो अगर हम सब कुछ समेटें तो फैंस के लिए इसका क्या मतलब है? आगे क्या उम्मीद करें? फैंस के लिए तो ये पूरा दौर ही रोमांचक है। रिटेंशन ने स्टेज सेट कर दिया है और अब सबकी नजरें नीलामी पर होंगी। कौन से बड़े नाम रिलीज हुए हैं, कौन सी टीमें उन्हें अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेंगी, क्या गुजरात और यूपी अपने बड़े पर्स का सही इस्तेमाल कर पाएंगे? हाँ, ये बड़ा सवाल है। क्या मुंबई और दिल्ली अपनी सटीकता से सबको चौंका देंगे? आरसीबी का वो जो संतुलित दृष्टिकोण है, वो कितना कारगर होगा? ये सब सवाल नीलामी को मस्ट वॉच बनाते हैं। हर टीम की रणनीति, हर रिटेंशन, हर रिलीज, अब सब कुछ नीलामी टेबल पर परखा जाएगा। ये WPL ड्रामा का अगला रोमांचक अध्याय है। वाकई ये विश्लेषण टीमों की सोच की परतों को खोलता है। स्थिरता बनाम पुनर्निर्माण की ये लड़ाई देखना दिलचस्प होगा।
हर रणनीति के अपने फायदे और नुकसान हैं। बिल्कुल। और अंत में सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि कौन सी टीम अपनी रणनीति को नीलामी में बेहतर ढंग से लागू कर पाती है। अब यहाँ एक सोचने वाली बात यह है, क्या कम रिटेंशन वाली टीमें जैसे गुजरात और यूपी, जिनके पास पैसा ज्यादा है और विकल्प खुले हैं, नीलामी में बेहतर वैल्यू फॉर मनी हासिल कर पाएंगी, मतलब कम कीमत में अच्छे खिलाड़ी? या फिर स्थापित कोर वाली टीमें, मुंबई, दिल्ली, आरसीबी, जिनकी टीम केमिस्ट्री पहले से बनी हुई है, खिलाड़ी एक दूसरे को जानते हैं, वो अपनी स्थिरता और निरंतरता के दम पर बाजी मार ले जाएंगी? ये $1 मिलियन का सवाल है, जिसका जवाब हमें अगले WPL सीजन में ही मिलेगा। निश्चित रूप से ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन सा रास्ता खिताबी जीत की ओर ले जाता अगर है। आपको ये वीडियो आज पसंद इस आई है गहरी तो इसे और जरूर विस्तृत लाइक चर्चा करें, के लिए कमेंट सेक्शन में अपना धन्यवाद। ओपिनियन बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।